मेरे को पेट में दर्द नहीं चाहिए बेटा, मैं अपने लिए खरीदी थी बिग बॉस, मुझे हार्ट हो रहा है बिग बॉस। मैं अपने लिए चॉकलेट लाई थी, लेके भाग गया। एडिटर यहाँ काटना याद से, ठीक है? हाँ। रुक जा, मेरी आवाज आ रही है सभी तक? हम लोग देखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सुबह की क्लास में हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन खत्म कर दिया था। अब आने वाले कुछ दिनों में हम लोग सब्स्टिट्यूशन को खत्म करने वाले, यही बड़ा यूनिट होता है, ठीक है? सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर अटैक करने वाला स्पीशीज हो सकता है फ्री रेडिकल हो। कौन हो? फ्री रेडिकल। तो वहाँ मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल होता है रिएक्शंस ऑफ एल्केन। देखो हाइड्रोकार्बन ना बड़े चालाकी से कंप्लीट कैसे होता है। देखो एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन आपने पढ़ ली, मैकेनिज्म क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की केमिकल प्रॉपर्टी वहाँ खत्म, ठीक है? अब एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, एल्केन के लिए जो अपने पास में सजेस्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो कंप्लीट हो गया। फिर अटैक करने वाला आयनिक मैकेनिज्म देखें तो अटैक करने वाला स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN। ये दो तरीके का होगा, एक होगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, एक होगा इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के दो एग्जांपल होते हैं SN1 और SN2। इसके एग्जांपल होते हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल और रिएक्शन ऑफ ईथर। इन तीनों में SN1 और SN2 मैकेनिज्म मिलता है। एक होता है SNAE। क्या होता है? SNAE। मेरे साथ साथ बोलना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, हाथ भी ऐसी करना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, ओपन करेगी, क्लोज करेगी, लीव करेगी। समझ में आया? हाँ चलो ठीक है, बोलो बात क्लियर है। एक होता है SNAR, बोलो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, ओपन करेगी, क्लोज करेगी, लीव करेगी। ये क्या था? SNAE, ठीक है? चलो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, ओपन करेगी, घुमाएगी, तब जाके छोड़ेगी। इसको बोलते हैं SNAR, ठीक है? SNAE मैकेनिज्म होता है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। जितने भी एसिड और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं वो SNAE मैकेनिज्म में आते हैं। SNAR मैकेनिज्म का रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन इन एरिल हैलाइड। ये SNAR का एग्जाम्पल होता है। अच्छा, अगर अटैक करने वाला स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल हो तो वहाँ होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसका एग्जाम्पल होता है रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स का रिएक्शन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? चलो लिख लो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है? चलिए बॉस, अब हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। कल भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही चलेगा, कुछ नेमिंग रिएक्शन भी यहाँ आने वाली है, उनको बहुत विस्तार पूर्वक हमको समझना और पढ़ना है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? तो ये होता है रिएक्शन ऑफ एल्केन। एल्केन की मुझे 4 रिएक्शन पढ़नी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, रीड रिएक्शन। हेलोजिनेशन से एल्किल हैलाइड बनेगा, नाइट्रेशन से RNO2 नाइट्रो एल्केन बनेगा, सल्फोनेशन से RSO3H सल्फ्यूरिक एल्किल सल्फ्यूरिक एसिड, और रीड रिएक्शन से RSO2Cl बनेगा, ठीक है? बोलो क्लियर है? तो ये हमारे पास में 4 रिएक्शन है, वो उनके नेट प्रोडक्ट है, और अभी इनकी मैकेनिज्म को हम लोग सीखने वाले। फटाफट लिखो। पहली रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं, नाम है हेलोजिनेशन। ठीक, हेलोजिनेशन में एल्किल हैलाइड है, इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन। अगर मैं कितना टेम्परेचर ले लूँ?
फोटॉन सनलाइट के प्रेजेंस में ले लो, या अगर अंधेरे कमरे में करा रहे हो तो 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड लेना पड़ेगा इन डार्क। अगर अंधेरे में अभिक्रिया करवा रहे हो, रिएक्शन करवा रहे हो, तो आपको 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको धूप में रिएक्शन करवा दो तो प्रोडक्ट बन जाएगा, और छाँव में रिएक्शन करना है तो 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा। हिमांशु, मुंडी को ना उसी कोने में ना दीवार पे पकड़ के ना ऐसे रगड़ते हुए तीनों घुमाऊंगा, ठीक है, एक तरफ छिल जाएगा पूरा। बैटमैन का एक विलन होता है जिसको बोलता है टू फेस, आधा साइड इधर अलग आधा साइड इधर अलग, वही बना दूंगा परमानेंट, ठीक है। हाँ, ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड एज मेन प्रोडक्ट, और साथ ही साथ HX बन जाएगा। बोलो क्लियर है? हाँ करो। रिएक्शन जितनी सिंपल दिखती है वैसी है नहीं, मैकेनिज्म को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है, चेन इनिशिएशन होता है। चेन का इनिशिएशन। चेन का इनिशिएशन कैसे होता है, हेलोजन हेलोजन पे, बोलो थे। और अगर मैं डार्क है ना हाई टेम्परेचर ले रहा हूँ है ना, और HNu ले रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये लोग होमोलिसिस को प्रमोट करते हैं। ये सब होमोलिसिस की कंडीशन है। ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं, शायद तुमको याद होगा। तो ये वाला बॉन्ड बीच से ब्रेक हो जाएगा, बोलो होगा नहीं होगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन पे, एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन पे, तो 2 हेलोजन फ्री रेडिकल हमारे पास में बन जाएगा, बोलो हो जाएगा। ये स्टेप नंबर फर्स्ट था। चिंगारी लगा दिया है, अभी आग धीरे धीरे फैलेगा, देखते रहना कैसे। चेन इनिशिएशन। फिर हम लोग देखने जा रहे हैं चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे CP फर्स्ट। चेन प्रोपगेशन फर्स्ट। चेन प्रोपगेशन फर्स्ट में एल्केन की रिएक्शन, ये हेलोजन फ्री रेडिकल यहाँ अटैक करने आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, होमोलिसिस। क्या हो जाएगा, होमोलिसिस। ये इलेक्ट्रॉन ये और ये यहाँ जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा, ये और ये नहीं, उल्टा जोड़ दिया मैं। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और हेलोजन फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन एल्किल ग्रुप में आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा R फ्री रेडिकल और HX। क्या बन जाएगा, R फ्री रेडिकल और HX। ये तो था चेन प्रोपगेशन फर्स्ट। अब आएगा चेन प्रोपगेशन सेकेंड। हमारे पास यहाँ पर क्या बन चुका है, R फ्री रेडिकल एज इंटरमीडिएट हमारे पास में आ चुका है। ये R फ्री रेडिकल जो है ये क्या करेगा, हेलोजन के कांटेक्ट में आएगा। किसके कांटेक्ट में आएगा, हेलोजन के। ये इलेक्ट्रॉन है, बोलो है। ये बॉन्ड बीच से क्या होगा, ब्रेक। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के फाइनली क्या बना देंगे, एल्किल हैलाइड एज मेन प्रोडक्ट बना देंगे। ये हमारे पास क्या होगा बेटा, मेन प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पर क्या अलग हो गया, हेलोजन फ्री रेडिकल अलग हो गया, बोला अलग हो गया। ये है चेन प्रोपगेशन, ठीक है। पहले चिंगारी भड़की, ठीक है, फिर आग फैलता चला गया। अब आग को बुझाने का काम करेंगे, यानी कि चेन जो ओपन हो चुके हैं उनको टर्मिनेट करने का काम किया जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर थर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं, चेन टर्मिनेशन। हमारे पास फ्री रेडिकल कौन कौन से हैं, पहले तो हेलोजन फ्री रेडिकल है, दूसरा कौन सा है, एल्काइल फ्री रेडिकल है, बोलो है कि नहीं है। और तीसरा कौन सा है बेटा, यही दो है, ठीक है, हेलोजन फ्री रेडिकल और R फ्री रेडिकल, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन होगा 1+1, क्या बन जाएगा बताओ, X2। फिर हो जाएगा 2+2, क्या बन जाएगा, हायर एल्केन बन जाएगा R2, ठीक है, या RR बोल देता हूँ इसको, ठीक है। तीसरा 1+2 क्या बन जाएगा बताओ, RX, ठीक है। ये सब के सब एज अ साइड प्रोडक्ट हमें मिलने लग जाते हैं रिएक्शन के दौरान। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो हमेशा मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे, छांटने के लिए तैयार रहना, पूरा मिक्सचर बन जाएगा। इनको मैं माइनर प्रोडक्ट नहीं बोलता, माइनर प्रोडक्ट नाम मात्र का बनता है।
ये माइनर प्रोडक्ट से थोड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए इनको बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, छाप दो। काम तो कर रहा है पर हाँ आप जला ना, ये देख ये देख। ठीक है, चलो क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस मैकेनिज्म के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हेलोजन फॉर दिस रिएक्शन। डिफरेंट हेलोजन का इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। ठीक है, हम लोग CP फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। CP फर्स्ट में ये जो बना हुआ हेलोजन फ्री रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, मैं बोल सकता हूँ उस हेलोजन की रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब फ्लोरिनेशन बहुत आसानी से हो जाता है, फिर क्लोरिनेशन, फिर ब्रोमिनेशन। मुश्किल किस में होने वाला है? आयोडीनेशन। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, तो ये किस पर आधारित होता है, किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन फ्री रेडिकल। दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्केन्स फॉर दिस रिएक्शन। तो 3 डिग्री वाला एल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। 3 डिग्री वाला जो एल्केन है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फिर कौन सा होगा? 2 डिग्री वाला। फिर कौन सा होगा? 1 डिग्री वाला। क्यों? ये किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल। आप CP1 को देखो, CP2 को देखो, मैकेनिज्म में R फ्री रेडिकल बन रहा है। ये R फ्री रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ एल्केन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना? रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट क्या है? R फ्री रेडिकल। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर हेलोजन, यहाँ पर अगर मैं होमोलिसिस करा दूँ और यहाँ पर फ्री रेडिकल आ जाएगा, बोला आएगा नहीं आएगा? यहाँ होमोलिसिस होगा, जिस वजह से एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट होगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट होगा। यहाँ 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, जबकि यहाँ कितना मिलेगा? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ कितने मिलेंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। बोलो मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो बताओ किसकी कौन ज़्यादा स्टेबल है? 9 अल्फा, फिर 6, फिर 3। तो बताओ कौन सा एल्केन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, if oxygen is present in this reaction, if oxygen is present in this reaction, it behaves as reaction inhibitor. If oxygen is present in this reaction, it behaves as a reaction inhibitor. ठीक है, ऑक्सीजन की जो उपस्थिति होती है, प्रेजेंस होती है, इस रिएक्शन के लिए इनहिबिटर का काम करती है। किसका काम करती है? इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब रिएक्शन को स्लो कर देता है, रिएक्शन को स्लो कर देता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्किल पर ऑक्सी फ्री रेडिकल। एल्किल परऑक्सी फ्री रेडिकल बनने की वजह से, देखो एल्किल परऑक्सी फ्री रेडिकल बोलने का मतलब क्या है? हमारे पास में, आप मैकेनिज्म को समझो, आपके पास बनना चाहिए था RH बॉन्ड टूट करके हेलोजन हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आके HX बना है और R फ्री रेडिकल बनना चाहिए। अभी हेलोजन फ्री रेडिकल नहीं है, अगर ऑक्सीजन आ जाए तो ऑक्सीजन क्या करता है इस रिएक्शन में, है ना? RH जो है एल्केन में, O2 जो है ये क्या करता है? बॉन्ड तोड़ता है। ये क्या करता है? यहाँ पे CP1 ही बदल देता है। तो CP1 बदलेगा तो फिर रिएक्शन खतरे में पड़ गया। ये बॉन्ड टूटा यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन बोला है, और उसके साथ ही साथ में ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ होमोलिसिस हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ये और ये जुड़ करके यहाँ O फ्री रेडिकल बना लेते हैं और H फ्री रेडिकल अलग हो जाता है। मुझे एक बात बताओ, बनना क्या चाहिए था यहाँ पे?
आर फ्री रेडिकल बनना चाहिए था, बन क्या गया, आर ओ ओ फ्री रेडिकल, कुछ और ही हो गया। तो बताओ CP1 ही जब डिस्टर्ब हो चुका है तो मेन प्रोडक्ट हमारा बन पाएगा क्या? मेन प्रोडक्ट तो पेरोक्साइड बनने लगेगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो इसीलिए एल्किल पेरोक्सी फ्री रेडिकल बनने की वजह से ऑक्सीजन इस रिएक्शन के लिए घातक है ना रे बापू, ऑक्सीजन इस रिएक्शन के सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये कोशिश की जाती है कि सनलाइट में रिएक्शन हो जाए और ऑक्सीजन रहे ना, ऑक्सीजन एब्सेंस हो वहाँ पे, ठीक है, ये कोशिश रहती है। चलो लिख लो इसको। इज जनरेटेड, और आजकल की जनरेशन को AC चाहिए, AC, ठीक है, जनरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन then equimolecular mixture of compounds having R and S configuration with respect to chiral carbon। इस लाइन का मतलब समझो, is formed as product अगर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में मतलब जो फ्री रेडिकल है वो अटैक करके प्रोडक्ट बनाए और उस प्रोडक्ट में कायरल सेंटर जनरेट हो रहा हो तो इक्विमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा। 50% R कंपाउंड होगा, 50% S कंपाउंड होगा। इस R और S मिलकर के इक्विमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंपाउंड बनाते हैं, बराबर हो गया दोनों, ठीक है। यही बोला जाता है, यही स्टीरियोकेमिस्ट्री इस पर्टिकुलर रिएक्शन की। इस बात को समझना, जैसे सपोज ये मेरे पास कार्बन है फ्री रेडिकल, ये है CH3, क्या है CH3, ये है हाइड्रोजन, ये है ड्यूटीरियम, ये है हाइड्रोजन, ये है ड्यूटीरियम। हो सकता है अच्छा CP सेकंड में R फ्री रेडिकल बना ना, ये R फ्री रेडिकल है, और फिर यहाँ से कौन अटैक करने आता है, हेलोजन अटैक करने आता है। कौन अटैक करने आता है, हेलोजन, X2। तब जाकर के RX बन जाता है एज फाइनल प्रोडक्ट और X फ्री रेडिकल अलग हो जाता है। यहाँ गौर से देखोगे, अगर हेलोजन अटैक करेगा तो ये हो गया कार्बन, ये हो गया CH3। अगर इस डायरेक्शन से अटैक करे तो ये होगा H, ये होगा D, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, हेलोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। इन फ्यूचर में आपको फिशर प्रोजेक्शन को इधर उधर करना हम लोग सीखेंगे वो सब, तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम के जो बॉन्ड है इनको पकड़ के घुमा देते हैं अपन लोग, याद आ रहा है तुम लोग, इन दोनों बॉन्ड को पकड़ के घुमा देते हैं। तो जिस वजह से ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा X, एक लाइन में आ गया। इसको CIP रूल वगैरह सब आता है, वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पहले मेन रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, इसको बाद में सीखेंगे अपन, है ना। और ये हाइड्रोजन और ये क्या हो गया बेटा, ड्यूटीरियम। CH3 जो है ना, हेलोजन नंबर 1 होगा, ठीक है, और CH3 2 होगा, और ड्यूटीरियम को 3 नंबर। फिर ऐसे घुमा के अगर आप देखोगे तो इस कंडीशन में आपको S कन्फिग्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, S कन्फिग्रेशन। हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी क्या नोट्स कंप्लीट रहे करके मैं बता रहा हूँ। और जो मेरे पुराने छात्र हैं उनको ये वाला याद आया क्या, आ गया ना पक्का। इसको करेंगे तो वहाँ से क्लियर होगा। अभी भी फिर भी होल्ड रखना, जब रिवीजन कर रहे होगे तो अभी फिलहाल नोट्स में लिखने के लिए, लेकिन जब वाला टॉपिक हो जाएगा इसकी क्लियरिटी आपकी और बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए बॉस, और यहाँ पर अगर हेलोजन इस डायरेक्शन से अटैक करे तो हेलोजन इस डायरेक्शन से अटैक करेगा तो C, ये हो गया CH3, है ना, ये हो गया ड्यूटीरियम, ये हो गया हाइड्रोजन, और इधर से जुड़ गया कौन बेटा, हेलोजन। अब इस हाइड्रोजन ड्यूटीरियम को इधर से पकड़ के खींचेंगे, घुमाएंगे, तो ये होगा CH3, ये हो जाएगा हेलोजन, ये है ड्यूटीरियम, ये है हाइड्रोजन। ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। अब देखो ये नंबर क्या होगा 1, ये नंबर क्या होगा 2, ये नंबर क्या होगा 3। 1 2 3 घुमाऊंगा तो मेरे को जो कन्फिग्रेशन मिलेगा वो मिलेगा मुझे R। तो अगर कायरल सेंटर डेवलप हो रहा है रिएक्शन के दौरान तो कायरल सेंटर के रेस्पेक्टिव 50% R बनेगा और 50% क्या बनेगा, S बनेगा। इक्विमोलिक्यूलर R और S कंपाउंड यहाँ पर बनते हैं। बोलो समझ में आया, छापो, ये लिख लो अभी फिलहाल।
अच्छा ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। हो गया, आगे बढ़ूं? ठीक है, अब देखो हम लोग अलग अलग करके समझेंगे कि फ्लोरीनेशन में क्या होता है, क्लोरीनेशन में क्या होता है, ब्रोमिनेशन में क्या होता है, आयोडीनेशन में क्या होता है। देखो फ्लोरीनेशन की जब अपन बात करते हैं तो फ्लोरीनेशन की जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक और एक्सप्लोसिव होती है। बूम, ऐसे तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, एल्काइल एल्केन लिया तुमने, उसमें फ्लोरीन डाल के ऐसे अगर धूप में ऐसे रख दिए तो आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा, विस्फोटक हो जाएगा, चोपटा जल जाएगा, पूरा काला हो जाएगा। ठीक है, फिर फेयर एंड लवली पोतते रहना, कुछ नहीं होगा। नहीं समझे बात को, क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इसलिए बहुत केयरफुली फ्लोरीनेशन करना चाहिए। और अब धूप में ले जा रहे हैं तो एकदम से आग लग जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिएक्शन पॉसिबल इन डार्क, अंधेरे में भी रिएक्शन हो जाती है। डार्क में ये रिएक्शन कोशिश रहेगी कि अंधेरे में ये रिएक्शन कराए ताकि थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो। वैसे डायरेक्ट फ्लोरीनेशन अगर हम लोग एल्केन का करते हैं तो एल्केन को ना जला देता है, काला कर देता है। तेरे टूथपेस्ट में नमक है, चारकोल वाला जो टूथपेस्ट आता है, चारकोल टूथपेस्ट छोड़ो, फेस मास्क चेहरे में लगाने वाला चारकोल वाला, वो कुछ नहीं रहता। एल्केन को क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, किसके प्रेजेंस में जला देते हैं, ठीक है, फ्लोरीनेशन कर दो तो वो जला डालता है, वो चीज रहता है। बोलो बात क्लियर है? इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव रहता है कि एल्केन को जला करके क्या कर देता है, कार्बन ब्लैक कर देता है। डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन गिव्स कार्बन ब्लैक। तो इसीलिए हम लोग किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं ताकि एल्काइल हैलाइड बन सके। यानी फ्लोरीनेशन की रिएक्शन है, अगर आपको एल्केन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करानी है, एक तो डार्क में होना पड़ेगा रिएक्शन, और साथ ही साथ आपको नाइट्रोजन गैस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एल्किल फ्लोराइड बना सकते हो। ये बात सबको समझ में? हुआ कर दो सब लोग, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की। द रिएक्शन इज लेस एक्सोथर्मिक एज कंपेयर टू फ्लोरीनेशन, सो कंट्रोल्ड रिएक्शन। बात को समझते हैं? ये फ्लोरीनेशन के कंपैरिजन में क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करना आसान है क्योंकि ये लेस एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ ज्यादा हीट रिलीज नहीं होती, इस वजह से ये कंट्रोल किया जा सकता है इस रिएक्शन को। और सारे टाइप के हेलोजिनेटेड कंपाउंड बनते हैं, है ना, सारे टाइप के हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स बनते हैं। मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। कैसे समझो? CH4 है, बोलो है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। CH4 की रिएक्शन मैंने किससे करा दिया बेटा, क्लोरीन से करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बन जाएगा? CH3Cl। सारे पॉसिबल हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनते हैं। फिर क्या बन जाएगा? CH2Cl2। फिर एक क्लोरीनेशन हो जाएगा CHCl3, फिर क्लोरीनेशन हो जाएगा CCl4। अब गौर से देखना, इसकी रिएक्शन Cl2H से हो गई, बोलो हो गया नहीं हो गया? ठीक है, ये बना। इसकी रिएक्शन क्लोरीन और HNO के कांटेक्ट में आया, ये बन गया। ये फिर क्लोरीन और HNO के कांटेक्ट में आया, ये बन गया। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, अगर मैं CH4 एक्सेस में ले लूँ, अगर एक्सेस में क्या लूँ बेटा, CH4, तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा ठीक है वो होगा CH3Cl। अगर मैं एक्सेस में क्लोरीन ले लेता हूँ तो मेजर प्रोडक्ट मेरे पास में होगा CCl4। बस ये ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है? तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन भी हमारे लिए क्या है, आसान है। बोलो है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, फ्लोरीनेशन में रखा हुआ, फ्लोरीनेशन आराम से हो जाए इसलिए हमने नाइट्रोजन गैस मिला और रिएक्शन को कहाँ किया बेटा, अंधेरे में। कहाँ किया बेटा, अंधेरे में। बोलो बात समझ में आया? ठीक है, छाप दो। मेरे को पेट में दर्द नहीं चाहिए बेटा, मैं अपने लिए खरीदी थी बिग बॉस, मुझे हार्ट हो रहा है बिग बॉस। मैं अपने लिए चॉकलेट लाई थी, लेके भाग गया। चलिए अब तीसरा देखने जा रहे हैं हम लोग, आयोडीनेशन। देखो आयोडीनेशन की जब अपन बात करते हैं तो अगर RH की रिएक्शन I2 के साथ में कराए तो यहाँ RI बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? RI। ठीक है, एल्किल आयोडाइड बन जाता है। वेरी स्लो रेट रिएक्शन ड्यू टू लीस्ट रिएक्टिविटी ऑफ आयोडीन फ्री रेडिकल। आयोडीन फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी बहुत स्लो होती है, एक तो भारी है तो धीरे धीरे करके अटैक करेगा और बॉन्ड फॉर्म करके फिर दूसरा अपने पास में एल्काइल फ्री रेडिकल देगा
उससे बेटर है कि रिएक्शन बहुत स्लो रेट में हो रही है। और उसके बाद क्या है जो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को याद होगा, मैंने आपको बता रखा HI जो होता है रिड्यूसिंग नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो HI खुद को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है, तो दूसरे को कर देता है रिड्यूस। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से रिएक्शन को पीछे की तरफ भेज देता है। इससे पहले तक सारे रिएक्शन एक ही दिशा में हो रहे थे, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रहे थे। इस बार HI के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर की वजह से रिएक्शन पीछे की तरफ शिफ्ट होने लगता है। हम बनाना चाह रहे हैं RI और HI, बन क्या जा रहा है बेटा वापस से, है ना, एल्केन और आयोडीन। तो इस रिएक्शन में हम लोग ना HNO3 या HiO3 मिला देते हैं। अब HNO3 या HiO3 मिलाने का फ़ायदा क्या है ना, इन लोग को मिलाने पर, ठीक है, ये HI से रिएक्शन करके I2 प्लस H2O बना देते हैं। क्लियर? और ली चैटलियर प्रिंसिपल आपको मालूम है, मैंने HiO3 मिलाया, मैंने क्या मिलाया बेटा, HiO3, मैंने क्या मिला दिया बेटा, HiO3 मिला दिया। ठीक, HiO3 या HNO3 मिलाने पर क्या होगा बताओ, आयोडीन बनेगा। आयोडीन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ये किया अपन ने कीड़ा। इक्विलिब्रियम खुद को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, रीकीड़ा करेगा। बोलेगा रिएक्टेंट अभी तो बनाया था, खत्म नहीं हुआ क्या, रिएक्शन को किधर भगा देगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो HiO3 और HNO3 मिलाने का फायदा समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एल्केन की रिएक्शन अगर आयोडीन के साथ कराऊंगा तो रिएक्शन के लिए हीट तो मुझे देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ सके इसके लिए HiO3 या HNO3 मुझे मिलाना पड़ेगा, जिस वजह से यहाँ पर RI और क्या बन जाएगा बेटा, HI बन जाएगा। आगे बढ़ो, देखो हमने फ्लोरिनेशन देखा, हमने क्लोरीनेशन देखा, हमने ब्रोमिनेशन देखा, और अब हम देखने जा रहे हैं आयोडीनेशन। एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन की हम लोग आयोडीनेशन भी देख लिया, उसके बाद हम देखने जा रहे हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। अब देखो ऐसा कोई ग्रुप लिखा हो, कौन सा ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप लिखा हो, ऐसा कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज हो, ये कौन सा कार्बन है बताओ, sp2 हाइब्रिडाइज, बोलो है कि नहीं, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। sp2 कार्बन के बगल में कोई sp3 कार्बन प्रेजेंट हो, तो इस sp3 कार्बन को ही एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। बोलो ये बात तो तुम्हें मालूम है। इस एलाइलिक कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, मैं पर्टिकुलर इस हाइड्रोजन को काट के अलग करूंगा और वहां हेलोजन जोड़ूंगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एलाइलिक हेलोजिनेशन। क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड C, गुस्सा नहीं करनो नहीं, अभी छुट्टी दूंगा ना थोड़ी देर बाद, ठीक है, यहाँ पर जुड़ जाएगा क्या बेटा, हेलोजन। बोलो बात क्लियर है? इनोनी तुला गुस्सा लगा थे, यही वाला गाना था क्या है गाने का लिरिक्स क्या है, हाँ अच्छा ये वाला। चलो देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर बेंजीन का रिंग रहे, क्या रहे बेटा, बेंजीन का रिंग रहे, उससे अटैच कोई sp3 कार्बन हो, तो इस sp3 कार्बन को हम लोग बेंजाइलिक कार्बन बोले थे। क्या बोले थे, बेंजाइलिक कार्बन। और इस बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच है, मैं पर्टिकुलर इसी हाइड्रोजन को टारगेट कर रहा हूँ, मुझे इसी हाइड्रोजन से मतलब है, मैं इसी हाइड्रोजन का अगर बेंजाइलिक हेलोजिनेशन करता हूँ तो मेरे पास मिलेगा C6H5 और यहाँ हो जाएगा C और यहाँ लग जाएगा क्या बेटा, हेलोजन। समझ में आ रही बात? इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। ठीक है, अब ये कराने वाले रिएजेंट जो होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्पेसिफिक रिएजेंट और रिएक्शन कंडीशन फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। पहला होता है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन करने वाला पहला एजेंट है NBS यानी एन ब्रोमोसक्सेनामाइड। एन ब्रोमोसक्सेनामाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH2 C डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन है और यहाँ ब्रोमीन अटैच होगा। बोलो अटैच होगा, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड। और दूसरा रहेगा ब्रोमीन और हाई टेम्परेचर या HNO ले लेंगे। ध्यान रहे यहाँ जो ब्रोमीन होता है वो लो कंसंट्रेशन में होता है। किस में होता है, लो कंसंट्रेशन। ठीक वैसे ही फ्लोरिनेशन कराने के एजेंट होते हैं एन क्लोरोसक्सेनामाइड। भाई ब्रोमीन हटाऊंगा क्लोरीन लगाऊंगा तो एन क्लोरोसक्सेनामाइड बन जाएगा। दूसरा क्लोरीन और हाई टेम्परेचर या सनलाइट। क्लोरीन और हाई टेम्परेचर, यहाँ पर जो क्लोरीन होता है वो वापस से यहाँ किस कंसंट्रेशन में होता है, लो कंसंट्रेशन में होता है।
SO2Cl2 और HNu ले लूंगा, ठीक है, तो इसको SO2Cl2 और HNu लिया जाए तो ये भी क्या करता है बेटा, बेंजाइलिक या एलाइलिक क्लोरीनेशन के लिए कॉजिंग एजेंट होता है। बोलो क्लियर है? रिएक्शन में ये लिखे हुए आपको दिख जाएंगे। पहले ये लिखो, पहले का भी इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये लिखना है ना तुमको तो। चलो क्लियर है? ठीक है, जगह छोड़ो, जगह छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं लिखे, कोई बात नहीं ना यार, कोई बात नहीं। ठीक है, इधर देखो, क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है सबको मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ ये क्या है? एल्कीन है यार। क्या है? एल्कीन। एल्गी बोल रही है एक जो, एल्कीन। क्या है? एल्कीन। एल्गी नहीं है, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं करूंगा Br2CCl4 के साथ में। किससे? Br2CCl4। क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको बताना है। और फिर इसी की रिएक्शन में करूंगा Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है। बता सकते हो? अरे बंद कर रहे डॉक्टर सब। 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट रुक जाए, ये वीडियो खराब हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे होगा। Br2CCl4 जो होता है, आप गौर करो ये एल्कीन है, बोला है। Br2CCl4 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है यार। इलेक्ट्रोफाइल होगा Br+ और न्यूक्लियोफाइल भी कौन होगा? Br-। और यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता। और जो एडिशन होता है वो क्या होता है? एंटी एडिशन। एक का आंख बंद नहीं होना चाहिए, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आंख नींद के कारण नहीं हो रहा है भाई मास्टर, तो ये डक्ट बंद कर पहले, उसके बाद आंख का सोचना, ठीक है। यहाँ हो जाएगा CH, ये हो जाएगा Br। बोलो यही होगा? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा नहीं लगेगा? ठीक है, लगेगा। अच्छा, Br2HNu होगा तो Br2 यहाँ लो कंसंट्रेशन में लिखा नहीं है मतलब, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की। मैकेनिज्म होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ एलाइलिक हेलोजिनेशन हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा? एलाइलिक हेलोजिनेशन होने के लिए एलाइलिक कार्बन ये है, ये मेरे पास में रिएक्शन का साइट होगा। बोलो होगा नहीं होगा? यहाँ पर हेलोजिनेशन होगा यानी ब्रोमीन जुड़ेगा, तो ये होगा CH2, ये होगा Br, ये होगा CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आया? एक के केस में डबल बॉन्ड टूट गया, दूसरे केस में डबल बॉन्ड नहीं टूटा है, एलाइलिक कार्बन पे जुड़ गया। पहले लगता था कुछ भी होता था, मास्टर आपको ऐसे चूना लगाया, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। वो लोग क्या करते थे, ये बॉन्ड को बीच से ऐसे काटते थे, यहाँ Br और यहाँ Br लगा देते थे, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया। सीन एंटी वेंटी कुछ नहीं, ये अगर किए हो तो गलत किए। दूसरा ऐसे करते थे, दूसरा बेवकूफ़ ऐसे बनाते थे। देखो ये हमारे पास में क्या है? Br2। बोलो है? Br2 की रिएक्शन HCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस रिएक्शन को ऐसे कर देते थे। ये डब्बा बना के HBr अलग होता था। ये तो माइनस करके तीर मार के भी मैं ही लिखाना सिखाया तुम लोग को, न तो वो इधर तीर मार के लिखते थे HBr, और यहाँ पर हो जाएगा Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और बच्चे को कोई मैकेनिज्म ही नहीं मालूम इसका, क्या ऐसे बनेगा क्वेश्चन? नहीं, आपके पास रीज़न है। ये रीजनिंग अप्रोच आपके पास होनी चाहिए कि रिएजेंट ये है, मैकेनिज्म क्या होगा, रिएजेंट ये है, मैकेनिज्म ये होगा, तो यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया? छाप दो, ध्यान दे। ये मस्त डायलॉग मार दिया ना, फोकस कर। ये चीज़ समझ में आया बेटा? सबको आया? ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप अपनी रफ कॉपी में सारे बच्चे बनाएं। रफ कॉपी नहीं है तो लास्ट पन्ने में बना लो। CH3 CH2 CH3, ये क्या है बताओ? एल्केन है? अरे है ना। Cl2HNu के साथ इसकी रिएक्शन करने जा रहा हूं, मोनोहेलोजिनेशन करने जा रहा हूं। मोनोक्लोरीन है ना, तो क्लोरीनेशन लिख देता हूं।
ठीक है, और नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे यहाँ, ये आपको बताना है। देखो नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या बनेंगे, कितने बनेंगे, मोनोक्लोरीनेशन यानी एक ही क्लोरीन जोड़ना है, तो एक तो इस कार्बन पे जोड़ सकता है, दूसरा क्लोरीनेशन इस बीच वाले सेकंड कार्बन पे हो सकता है। बोलो होगा, और कहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पर ये कार्बन कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि कायरल कार्बन के लिए चारों हाथ पैर अलग अलग होने चाहिए, यहाँ तो दोनों सेम हो गया। अगर कायरल कार्बन होता तो दो उसके ऑप्टिकल आइसोमर बनते, जबकि यहाँ तो नहीं बन रहे। क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे, 2। ठीक है, सबको आया समझ में, ठीक। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। Cl2H ले रहा हूं, डाइक्लोरिनेशन करा रहा हूं, नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे, डाइक्लोरिनेशन है ना, 2 क्लोरीन जोड़ना है, बताओ कितने बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेंगे, अच्छा फिर 2 नहीं होगा, 3 बोलो, हाँ 1 बनेंगे। अरे तो 1 हुआ तो आइसोमर कहाँ हुआ, 2 बनेंगे, बोलो 2 बना दो, बोलो 3 कर दो, बोलो जोड़ा बना के उड़ा दो, ठीक है। नालायक हो, नंबर ऑफ आइसोमर्स बना बना के देखना है। देखो पहले तो इस पोजीशन में 2 क्लोरीन जोड़ देता हूं, CH3 CH2 CH, ये हो गया Cl, ये हो गया 1 1 पोजीशन। दूसरा 2 2 कर देता हूं, CH3 C Cl Cl, ये हो जाएगा CH3, बोलो हो गया। फिर मैं कर सकता हूं 1 3 पोजीशन, फिर मैं कर देता हूं 1 2 पोजीशन, ऐसा करते ही ये कार्बन कायरल हो जाएगा। 1 2 3 और चारों हाथ पैर इसके अलग अलग है, बोलो है कि नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इसके रेस्पेक्टिव 2 आइसोमर बनेंगे, एक R होगा तो दूसरा उसका क्या होगा, S होगा, बोलो होगा। तो टोटल आइसोमर बनने वाले हैं 1 2 3 4 और ये 5। टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, 5। नहीं आया समझ, पक्का, आगे बढ़ो। लेकिन इसको लिखो, अच्छा नहीं लिखोगे क्या, लेकिन अगला वाला क्वेश्चन तुमको बनाना पड़ेगा रफ कॉपी में, अभी मैं चेक करने वाला हूँ। क्लियर है, ये लिख लो चौथा, Br2 और हाई टेम्परेचर कर देता हूँ। देखो इधर देखो, बात को समझो। Br2CCl4 जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को प्रोग्रेस करता है, और ऊपर से ये एंटी एडिशन होता है। क्या होता है बेटा, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां मरेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो ज्यादा हो, यहाँ तो दोनों जगह बराबर है। और एंटी एडिशन होने से एक ब्रोमीन यहां से जुड़ेगा वेज पे, तो दूसरा वाला ब्रोमीन कहाँ पे जुड़ेगा बेटा, डैश पे जुड़ेगा। बोलो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, एक तो ये बनेगा, और साथ ही साथ इसका दूसरा मिरर इमेज हो सकता है। एक तो ब्रोमीन इधर से और ऐसे अटैक किया, दूसरा केस हो सकता था ऐसे और ऐसे अटैक करे। तो इस कंडीशन में यहां पर हो जाएगा, वेज को डैश कर दो तो ब्रोमीन हो जाएगा, डैश को वेज कर दो तो ये ब्रोमीन जुड़ गया। बोलो जुड़ गया। ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है कि नहीं, मुझे ये बताओ। नहीं है कि है, नहीं है ना, देखो दिखा रहा हूं।
ये तो लिखा हुआ है। बताओ मिरर इमेज हुए कि नहीं एक दूसरे को? हुए ना? तो दोनों अलग अलग आइसोमर है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। इनको सुपर इम्पोज कर दो तो एक दूसरे को ढक थोड़ी लेते। ये ब्रोमीन आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, इसमें ये आगे जा रहा है ये पीछे आ रहा है कि नहीं? समझ रहे हो ना बात को क्या बोल रहे हैं? तो ये इसका मिरर इमेज था। अब यहाँ से आपको जुगाड़ मालूम चल गया कि अगर हमको एक का दूसरा अपने को मिरर इमेज बनाना है तो वेज को डैश कर दो, डैश को वेज कर दो, तो वो उसका क्या होगा बेटा? मिरर इमेज होगा। तो यहाँ पर कितने आइसोमर बनने वाले हैं? 2। ठीक है साहब। ब्रोमीन और हाई टेम्परेचर है तो ब्रोमीन लो कंसंट्रेशन में होता है। बोलो होता है। लो कंसंट्रेशन में होने की वजह से ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन को प्रमोट करेगा। अरे बोलो यार। और मैकेनिज्म जो होगा वो होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो होगा नहीं होगा? तो एक ब्रोमीन जो है ना, यहाँ पर एलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन है। बताओ कहाँ अटैक करेगा? ऊपर की नीचे? कहीं पे भी करे, अपने क्या दिक्कत आ रहा है? बोलो बात क्लियर है? तो ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा बेटा ब्रोमीन, यहाँ एक ही आइसोमर बनेगा। बोलो क्लियर है? सबको आ गया ये वाला समझ में? पक्का? कोई डाउट देख लो। अरे यार एलाइलिक ब्रोमिनेशन का एजेंट लिखा हुआ है ना यहाँ पर। CCl4 होता तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसका साइड होता है डबल बॉन्ड। यहाँ एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा तो एलाइलिक कार्बन sp2 के बगल वाला कार्बन sp3 एलाइलिक, sp2 के बगल वाला कार्बन एलाइलिक। चाहे यहाँ जोड़ो चाहे वहां जोड़ो, एक ही मतलब है यार। नहीं आया? नहीं आया समझ में? एक लास्ट क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं कि होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो। ठीक है चलो। तो लेकिन आपको इसको सॉल्व करके आना है घर से, प्रॉमिस करो। ठीक है। मैं यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? बेंजीन का रिंग। यहाँ CH3 है। क्या है? CH3। यहाँ CH3 है। क्या है? CH3। अब इसकी रिएक्शन में N ब्रोमोसक्सिनामाइड से कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? N ब्रोमोसक्सिनामाइड से। और आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। कि बता दो, बता दो कि बनाओगे? पक्का? तो यहीं से कल की क्लास हम लोग चालू करने वाले हैं। कल की क्लास में हमारे पास नीमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। एक आएगा कौन सा? फ्रैंकलैंड रिएक्शन, कोरेहाउस सिंथेसिस, और इसके अलावा वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन। तो ये हंस-डिकर रिएक्शन, ये सब नेमिंग रिएक्शन कल के डिस्कशन में होने वाले हैं। तो कल अच्छे से रिवीजन करके सब लोग आएंगे। क्लियर है? ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो और देखते रहो केमिस्ट्री की क्लास। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।